वेलकम दोस्तों, मेरे अपने यूट्यूब चैनल निशांत एग्रीकल्चर में आपका स्वागत है। आज एग्रीकल्चर फाइनेंस का ऋण प्रबंधन सिद्धांत RCP या CPR प्रिंसिपल ऑफ क्रेडिट मैनेजमेंट पर अपन डिस्कशन करेंगे। तो आर प्रिंसिपल ऑफ क्रेडिट मैनेजमेंट, आर सिद्धांत ये है। फर्स्ट पॉइंट आता है इसके अंतर्गत प्रतिफल यानी रिटर्न। इसके अकॉर्डिंग इसमें देखा जाए तो इसमें जो भी अपना संस्था होती है वो देखती है कि हम यदि ऋण प्रोवाइड करते हैं तो हमें कोई लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, या कोई फ़ायदा होगा कि नहीं होगा। उसके अकॉर्डिंग कैंडिडेट को ऋण प्रोवाइड कराया जाता है। और इसी का दूसरा पॉइंट है भुगतान क्षमता, रीपेमेंट कैपेसिटी। इसके अंतर्गत ऐसा होता है कि जैसे कि कैंडिडेट गया संस्था में और उन्होंने कहा कि हमें 30 लाख जो है हमें ऋण प्रोवाइड कराइए, और उनकी जबकि बात करें कि उनकी सैलरी 20,000 होगी और उन्होंने 30,000 या 40,000 की अपनी डिमांड रख दी है संस्था के सामने कि हमें इतना ऋण चाहिए। तो संस्था उस समय ऐसा करती है कि उसका जो उसकी सैलरी है उसके अकॉर्डिंग उसको ऋण प्रोवाइड कराती है। एक उसका ऋण मतलब जो ऋण देगी वो फिक्स कर देगी। और तीसरा पॉइंट आता है जोखिम वहन। इसके अंतर्गत जैसे कोई कैंडिडेट लोन प्रोवाइड कराता है और उस कैंडिडेट को बिजनेस में घाटा हो जाता है, या उस कोई धंधे में लोन का पैसा लगाता है और वो धंधा चौपट हो जाता है, तो उसके बाद भी अगर वह कैंडिडेट अपना रिस्क उठा के कहीं से भी करके लोन का पैसा वापस रिटर्न कर देता। ये था तीसरा पॉइंट। इसी के साथ अगर बात करें, अब आता है C प्रिंसिपल ऑफ क्रेडिट मैनेजमेंट। C प्रिंसिपल ऑफ क्रेडिट मैनेजमेंट, C सिद्धांत। इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट पॉइंट आता है चरित्र। कैरेक्टर। इसमें संस्था ये देखती है कि कैंडिडेट का कैरेक्टर क्या है। पता चला उसे बोलने बताने का कोई ढंग नहीं उसमें, या फिर उसे बात करने का तरीका नहीं पता, तो इसमें संस्था उसका व्यवहार, चरित्र देखेगी जब उसे लोन प्रोवाइड करेगी। फिर इसी का दूसरा पॉइंट आता है C का क्षमता, कैपेसिटी। बात करें क्षमता की तो इसमें संस्था ये देखती है कि कैंडिडेट में लोन का पैसा ले तो लिया है, रिटर्न करने की क्षमता है कि नहीं। इसमें रिटर्न करने की क्षमता है कि नहीं ये देखा जाता है। कैंडिडेट की क्षमता देखते हैं कि अगर वो कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है, या कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, उसकी क्षमता देखी जाती है। जैसे कि एग्ज़ाम्पल मान लो आप
सीधा सा उदाहरण इसका देखें तो तुम बिजनेस कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, ये तुम्हारा प्रोडक्ट चल रहा है नहीं चल रहा, इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। और तीसरा पॉइंट आता है पूंजी। इसमें संस्था ये देखती है कि कैंडिडेट के पास पूंजी है या नहीं। कैंडिडेट के पास पूंजी है या नहीं, जैसे लोन ले तो लिया है कैंडिडेट, लोन ले लेगा, पर संस्था उसके लिए जो देखेगी कि इसके पास ज़मीन जायदाद है या नहीं, या फिर अलग से कुछ है या नहीं, जिससे संस्था को प्रॉब्लम ना हो बाद में। और अगला पॉइंट आता है, ये अगले पॉइंट की बात करें तो शर्तें, कंडीशन। संस्था कैंडिडेट के सामने एक शर्त रख देती है। इसमें ऐसा होता है कि आपको 1 महीने में 2,000 रुपये पटाना है, मतलब पटाना है, या 10,000 पटाना है तो पटाना है। अगर 1 महीने में नहीं होता है तो 1 दिन भी ज़्यादा होता है तो उसमें जो शर्तें संस्था द्वारा लगाई जाती हैं वो लागू हो जाती है। जैसे कि उदाहरण के लिए आपने समय पर पैसा नहीं चुकाया तो संस्था द्वारा तुम्हें फ़ाइन रख दिया जाएगा कि भाई देखो, तुमने समय पर नहीं चुकाया है तो शर्त के मुताबिक आपको 20 रुपये फ़ाइन लगेगा या 100 रुपये फ़ाइन लगेगा। जो भी संस्था के ऊपर है, अब जो भी करना, मतलब कंडीशन संस्था डिसाइड करेगी। व्यवहारिक बुद्धि, कॉमन सेंस, ये अगला पॉइंट 5वां पॉइंट है। व्यवहारिक बुद्धि, कॉमन सेंस। इसके ये देखेगी संस्था इसमें कि जो अपना कैंडिडेट है उसमें कॉमन सेंस है कि नहीं, बात करने का तरीका, व्यवहार, उसका चरित्र, ये सब उस देखेगी। लगभग दोनों आर और सी के कुछ कुछ पॉइंट मिलते जुलते हैं, तो ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना हो। और ये 5वां पॉइंट जो है व्यवहारिक बुद्धि, कॉमन सेंस, ये ज़्यादा कठिन नहीं है, ये भी सर समझने के ऊपर, समझ लीजिए बस। कॉमन सेंस जैसे बात करने का तरीका, मान लो तुम जिन्हें कोई ज्ञान नहीं हो उन्हें सीधे संस्था में पहुंचा दिया जाए बैंक कि भाई लोन लो, और उन्हें कोई ज्ञान नहीं है लोन के बारे में या संस्था के बारे में कोई जानकारी नहीं है, और सीधे संस्था में जाके लोन लेने की बात करें और वह भी ठीक से न कर पाए तो संस्था ये भी देखती है। या फिर कहीं बाहर से उधार लिया हो, कर्ज हो, या दिवालिया घोषित करा हो, तो संस्था को यह सब देखना होता है। बात करें पी सिद्धांत की, प्रिंसिपल, पी प्रिंसिपल ऑफ क्रेडिट मैनेजमेंट। पी सिद्धांत की बात करें, पी सिद्धांत है, इसका फर्स्ट पॉइंट आता है उद्देश्य, पर्पस। इसमें ये देखा जाता है कि कैंडिडेट का उद्देश्य क्या है। पता चला, जैसे मान लो रेगिस्तान में खेती करने के लिए कोई कैंडिडेट आता है और आपसे लोन प्रोवाइड मांगता है संस्था से, तो क्या संस्था उसे लोन प्रोवाइड करेगी? नहीं करेगी।
कैंडिडेट का उद्देश्य देखना बहुत ज़रूरी होता है। या फिर मान लो कि उनके घर में जगह नहीं है और वह पशुपालन की बात करें तो मतलब उनके पास सोर्स नहीं है, जगह ही नहीं है वहाँ पे, और वो पशुपालन करेंगी ये कहते हैं, तो संस्था ऐसे में लोन प्रोवाइड नहीं करेगी। तो संस्था द्वारा उद्देश्य देखना काफ़ी ज़रूरी होता है। दूसरा पॉइंट आता है व्यक्ति। वही आता है इसमें कि व्यक्ति का व्यवहार कैसा है, चरित्र कैसा है, या फिर कहीं दिवालिया घोषित तो नहीं है, या फिर संस्था में या बैंक में किसी तरह से उसका मतलब जो लेवल है गिरा हुआ तो नहीं है, यह देखा जाता है। समाज में कैसी इसकी वार्तालाप, मतलब जो समाज में एक होता है ना कि जान पहचान और भाईचारा, वह कैसा है, ये सब संस्था द्वारा देखा जाता है। थर्ड पॉइंट आता है इसका उत्पादकता योजना, प्रोडक्टिविटी प्लानिंग। प्रोडक्टिविटी प्लानिंग में यही आता है कि जो अपना कैंडिडेट होता है वह किस तरह से, जैसे कि हमने आपको उद्देश्य में बताया था कि योजना तो है उसकी खेती करने की, पर उसका स्थान सही नहीं था। यह भी देखना पड़ता कि उस कैंडिडेट कैंडिडेट का मान लो फसल उगाना उसका उद्देश्य है, पर उसे रेगिस्तान उसका स्थान मतलब जहाँ है वह रेगिस्तान का रहवासी है, रेगिस्तान में रहता है और वहाँ फसल उगाएगा, तो ये तो नहीं होगा ना। इसीलिए संस्था यह भी देखती है कि उनकी योजना क्या है, या फिर और यह देखती है कि जैसे अगर तुमने दूध डेयरी के लिए या पशुओं के लिए लोन लिया है तो संस्था को दिखाना होगा कि हमने पशु के लिए लोन लिया था, तो पशु लिए हैं और हमारे पास उनका मतलब पूरे व्यवस्था है। इसी के साथ अगला पॉइंट आता है किस्त का भुगतान, पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट। इसमें ये होता है कि संस्था किस्त में जो अपना पेमेंट होता है किस्त में देता है, और संरक्षण प्रतिभूति, ये आता है पांचवा पॉइंट, संरक्षण प्रतिभूति। इसके अंतर्गत ऐसा होता है कि मतलब इंग्लिश में इसे कहते हैं प्रोटेक्शन सेक्रेटरी। संस्था का पैसा मतलब जो धन होता है ऋण देगी संस्था क्रेडिट को कैंडिडेट को, तो वह एक तरह से सिक्योर रहना चाहिए, मतलब कहीं वेस्ट तो नहीं होगा या डूबेगा तो नहीं। संस्था यह देखती है कि अगर संस्था ने पैसे को या धन को लोन प्रोवाइड करा दिया है तो कहीं वो डूबेगा तो नहीं, इसमें यह देखा जाता है। उचित उपयोग का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ प्रॉपर यूटिलाइजेशन, यह है छठवां पॉइंट। पी प्रिंसिपल का छठवां पॉइंट है उचित उपयोग का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ प्रॉपर यूटिलाइजेशन। इसमें यह होता है कि संस्था
लोन कैंडिडेट को देखेगी, लोन प्रोवाइड इस तरह करेगी कि तुम्हारा ये मतलब ये लोन प्रोवाइड करेगी, पर इसमें यह देखेगी कि इसका सिद्धांत क्या है, कैंडिडेट का सिद्धांत क्या है, ये बिजनेस कौन सा करना चाहता है, ये सफल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। बस ऐसी चीज़ें को देखकर संस्था लोन प्रोवाइड करेगी। और 7वां पॉइंट होता है चरणबद्ध संवितरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ फेज्ड डिस्टर्बेंट। पी प्रिंसिपल का लास्ट पॉइंट है चरणबद्ध संवितरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ फेज्ड डिसबर्समेंट। इसमें जो संस्था होती है वह अपना लोन आधा आधा या थोड़ा थोड़ा करके प्रोवाइड कराती है, और कैंडिडेट मतलब जो होता है वह अपना ऋण थोड़ा थोड़ा करके ले लेता है। और जैसे नींव तैयार मकान बनाते हैं तो पहले नींव तैयार करने के लिए ऋण मिल जाता है, फिर उतने का फ़ोटो खींच के वो सेंड करेगा, संस्था को किसी माध्यम से दिखाएगा, जब संस्था उसे अगले प्रोसेस के लिए लोन प्रोवाइड करेगा कि भाई अब तुम दीवार के लिए दूसरा लोन लो। संस्था इसलिए चरणबद्ध मतलब इसी तरह से फिर लोन प्रोवाइड कराते जाता है। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉच माय वीडियो।